मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि आप बीपीएससी टीआरई 3 या फिर ए स्टेट 2024 की मित्रों यदि तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों, टीजीटी पीजीटी क्लास 9 to 12, ठीक है मित्रों, हम पूर्ण रूप से मित्रों कैप्चर करेंगे। मित्रों, जो भी बच्चे बिहार ए स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनको पीडीएफ अति आवश्यक है, या जो भी बच्चे बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं उनको भी नोट्स कॉपी और पीडीएफ तथा वीडियो अति आवश्यक है क्लास का। मित्रों, आज के क्लास में हम लोग टीआरई 1 और टीआरई 2 में मित्रों जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को एक साथ संग्रह कर करके लाए हैं। ठीक है मित्रों, यह क्लास नंबर मित्रों 12 है। 11 में जो है मित्रों आपको हम डीपली डिस्कशन आपको हम जैसे पूछे हुए प्रश्नों को दिए था बिना समय गवाए हुए मित्रों आज के प्रथम प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न मित्रों कि पाश्चात्य संगीत में इनमें से किसकी प्रधानता होती है, बताइए फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि पाश्चात्य संगीत में इनमें से किसकी प्रधानता होती है। ए में आपका हारमोनी है, बी में मेलोडी है, सी में मित्रों राग है, डी में आपका मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों एक चीज आपको जरूर बोलेंगे कि आपको बीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला T3.0 का उसमें मित्रों इसी तरीका से 5 ऑप्शन आपको देंगे, अतः आप तैयारी जोर शोर से करिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आपका आंसर जो हो जाएगा मित्रों हारमोनी बोलते हैं। एप्पल आंसर क्या है, सही। पाश्चात्य संगीत में इनमें से किसकी प्रधानता होती है, तो हारमोनी की प्रधानता होती है। एप्पल मित्रों आंसर आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे। विकृति स्वर किन्हें कहा जाता है, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विकृति स्वर बोलते हैं किसको। इसे हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि विकृति स्वर 5 होते हैं, परंतु विकृति स्वर बोला जाता है किसको। ये में आपका मित्र ऑप्शन है जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाता है अथवा चढ़ जाता है, ठीक है, या फिर जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा चढ़ जाता है और चढ़े हुए ही रह जाता है, ठीक है। सी नंबर है जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाता है अथवा उतर ही नीचे ही रह जाता है, या डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है इनमें से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि विकृति स्वर बोलते हैं किसको। तो मित्रों को बताते चलें कि जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाता है अथवा चढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं, विकृति स्वर था, तो निश्चित नहीं रहता है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हाथी होगा, यहाँ पर क्या होगा, हाथी, ठीक है मित्रों, हाथी, ठीक है। हाथी दौड़ के दांत हो गया, अब हाथी दांत के छोटे छोटे टुकड़े तानपुरे की सभी बारों, ठीक है, में घुड़च और कील के मध्य पिराए जाते हैं उसे कहते हैं, ठीक है। हाथी के दांत के छोटे छोटे टुकड़े बना करके तानपुरे के सभी बारों में मतलब सभी हॉल में मित्रों जैसे घुड़च और कील के पिरोए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है। ए में मित्रों आपको गुल, बी में है मनका, सी में है अदक, डी में है मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा, फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर बताया कीजिए। तो मित्रों आपको बताते चलें इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। तो मित्रों आपको बताना है कि उसको क्या बोला जाता है, गुल बोला जाता है, मनका या अदक, वो कमेंट्स में आंसर देना है। अगला प्रश्न मित्रों कि लक्षण गीत का क्या उद्देश्य है, लक्षण गीत का क्या उद्देश्य है। ए में आपका मित्रों है राग का परिचय कराना, बी में है मित्रों लोकगीत सिखाना, सी में आपका स्थाई की स्वर लिपि बताना, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि लक्षण गीत का क्या उद्देश्य है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि लक्षण गीत का जो मित्रों उद्देश्य है राग का परिचय कराना। एप्पल आंसर क्या है, सही है। मित्रों एक चीज आपको जरूर बोलेंगे कि यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए, आगे आने वाला समय आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। प्रश्न मित्रों भारतीय संगीत में किस स्वर को अर्धदर्शक स्वर कहा जाता है। ये में आपका है मित्रों
मध्यम, बी में है शरद, सी में है पंचम, सी में उपयुक्त में से एक से अधिक और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि भारतीय संगीत में किस स्वर को अथर्वदर्शक स्वर कहा जाता है। तो मित्रों फटाफट अब कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मध्यम। क्या हो जाएगा? मध्यम। मध्यम कहने के मतलब है कि एप्पल आपका क्या आंसर है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, जाकिर हुसैन के पिता का नाम है। लगता है कि हम इतना बार बता चुके हैं कि आपको एकदम जुबान पर होना चाहिए कि जाकिर हुसैन के पिता का नाम है। ए में आपका मित्रों है करामतुल्लाह, बी में अलार खां, सी में मुन्ने खां, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि जाकिर हुसैन के पिता का नाम है। तो मित्रों आपको बताते चले कि जाकिर हुसैन के पिता का जो नाम है मित्रों अल्लाह रखा खां है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों एक चीज आपको जरूर बताएंगे कि पेड फॉर पीडीएफ है, पेड फॉर पीडीएफ 9955081059। ठीक है, इस नंबर पर मित्रों आप हमें कांटेक्ट करें। आपको तत्काल मित्रों नोट्स कॉपी पीडीएफ तथा वीडियो का क्लास मित्रों आपको भेज दिया जाएगा। आप कम समय में अधिक से अधिक तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न मित्रों, सा नी ध प ग किस राग का धोतक है? सा नी ध प ग किस राग का धोतक है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन यमन, बी में है शुद्ध कल्याण, सी में है देशकर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? सा नी ध प ग किस राग का धोतक है? तो मित्रों आपको बताते चलें कि शुद्ध कल्याण का धोतक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। राग यमन का वादी स्वर है। राग यमन का वादी स्वर है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग यमन का वादी स्वर क्या है? तो सा भी नहीं है, र भी नहीं है, प भी नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा तब। ठीक है, एक से अधिक भी नहीं होगा था उपयुक्त में से कोई भी नहीं। मतलब हम लोग टिक आउट किसको करेंगे? ई को ही। ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। राग यमन का वादी स्वर आपको कमेंट्स में मित्रों बताना है कि राग यमन का वादी स्वर क्या होगा। अगले प्रश्न की ओर मित्रों हम लोग चलेंगे। उत्तर भारतीय पद्धति में ठीक है कोमल रे के नाम से पुकारे जाने वाले स्वर को दक्षिण भारतीय पद्धति में किस नाम से पुकारते हैं? ए में आपका है कोमल रे, बी में है षट श्रुति रे और सी में मित्रों शुद्ध रे और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों आपको बताते चलें कि कोमल जैसे उत्तर भारतीय पद्धति में कोमल रे का जो नाम से पुकारा जाता है उसको मित्रों दक्षिण भारतीय में जो है आपको शुद्ध स्वर उसको बोला जाता है। शुद्ध रे, सॉरी शुद्ध रे मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों एक चीज आपको जरूर बोलेंगे कि जितने भी प्रश्न हम लाए हैं सभी के सभी TRE 2.0 में पूछे हुए प्रश्न के मित्रों हम संग्रह किए हैं ताकि आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की तैयारी हो जाए। आपको पता चल सके कि किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हारमोनी का क्या अर्थ है? हारमोनी का क्या अर्थ है? ए में आपका मित्रों है क्रमिक स्वरों का वादन, बी में है संवाद स्वरों का एक साथ वादन, सी में मित्रों ऑर्केस्ट्रा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? दोस्तों सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो हारमोनी का क्या अर्थ है? तो मित्रों आपको बताते चले कि जो हारमोनी का अर्थ है संवाद स्वरों का एक साथ वादन। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, दक्षिण संगीत में कौन सी वर्गीकरण पद्धति प्रचलित है? दक्षिण संगीत में कौन सी वर्गीकरण पद्धति प्रचलित है? तो ए में आपका है मेल, बी में है थाट, सी में है राग रागनी, डी में है मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि दक्षिण संगीत में कौन सी वर्गीकरण पद्धति प्रचलित है? तो मित्रों आपको बताते चलें कि दक्षिण संगीत में जो मित्रों आपको प्रचलित है उसका नाम है मेल। क्या है? मेल। कौन सी वर्गीकरण प्रचलित है? तो मेल। मेल को थाट बोलते हैं परंतु दक्षिणी संगीत में मेल ही बोला जाता है, उत्तरी संगीत में इसको थाट बोला जाता है। तो मित्रों यहाँ पर दक्षिणी संगीत स्पष्ट रूप से लिख दिया है।
इस चीज से आपको पकड़ा जाएगा कि इसको मेल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? मेल। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, पंडित विनायक राव पटवर्धन किसके शिष्य थे? पंडित विनायक राव पटवर्धन किसके शिष्य थे? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है विष्णु दिगंबर साहब का, बी में है विष्णु नारायण राव का, सी में है भारत खंडे साहब का, डी में है मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पंडित विनायक राव पटवर्धन किनके शिष्य थे? तो मित्रों आपको बताते चलें कि पंडित विनायक पटवर्धन जो मित्रों शिष्य थे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब के शिष्य थे। तो अगला प्रश्न को मित्रों चलेंगे। अगला प्रश्न है झपताल में कितनी खाली होती है? झपताल में कितनी खाली होती है? ए में आपका 3 है, बी में आपका 2 है, सी में आपका 1 है, डी में है मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि झपताल में कितनी खाली होती है? तो मित्रों आपको बताते चलें कि झपताल में जो से एक खाली होता है। कितना खाली होता है? एक खाली होता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि चार ताल में कितनी ताली होती है? चार ताल में कितनी ताली होती है? तो ए में आपका मित्रों 2 है, बी में आपका 5 है, सी में 4 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में है मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि चार ताल में कितनी ताली होती है? तो मित्रों आपको बताते चलें कि चार ताल में जो है मित्रों आपको 4 ताली ही होता है। इस प्रकार मित्रों हम लोग जैसे अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि अधिक तार चढ़ाव के लिए तार को किससे मिलाते हैं? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए कि अधिक तार चढ़ाव के लिए तार को किससे मिलाते हैं? तो ए में आपका है डांड से, बी में है मनका से, सी में मित्रों खूंटी से, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। इसी तरीका से मित्रों आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो आपको फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर देना है। एग्जाम का समय बहुत कम है और हम लोग को तैयारी अधिक से अधिक करना है, इसलिए मित्रों हम फास्ट लेकर के चल रहे हैं। सभी के सभी प्रश्न से एग्जाम लेवल वाला ही लाए हैं। तो मित्रों अधिक तार चढ़ाव के लिए तार को किससे मिलाते हैं? तो मित्रों खूंटे से मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। धूमकीट, ठीक है ध्यान दीजिएगा कि धूमकीट तक किस वाद्य का बोल है? धूमकीट तक किस वाद्य का बोल है? ए में आपका मित्रों पखावज का है, बी में मृदंग का है, सी में घटम का, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि धूमकीट तक किस वाद्य का बोल है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा मृदंग का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। परमेल परवेशक राग है। परमेल परवेशक राग है। ए में आपका भैरव है, बी में काफी है, सी में मित्रों जय जयवंती है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों सभी प्रश्न को बाबू आंसर देना अति आवश्यक है कि परमेल परवेशक राग है। तो मित्रों को बताते चलें कि परमेल परवेशक राग आपको जय जयवंती को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों क्या है? सही है। ध्यान दीजिए बच्चों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों कि महिलाओं के तानपुरे का प्रथम तार किसका बना होता है? महिलाओं के तानपुरे का प्रथम तार किसका बना होता है? ए में आपका पीतल का, बी में है लोहे का, सी में है चांदी का, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और मित्रों ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आपको बताते चलें कि जो भी प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। और मित्रों यदि सही मन तन से यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो लिंक को मित्रों आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, आपके मित्र हैं, सभी पास शेयर कर दिया कीजिए और सभी को सूचना दीजिए कि सुबह 8 बजे क्लास जरूर ज्वाइन करें और शाम में भी 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, इससे मित्रों फायदा है कि सभी मित्र यदि एक साथ आप लोग जुड़ जाइएगा और सभी लोग एक साथ यदि कमेंट्स में आंसर देना शुरू कर दिए तो वह एक आपका एक प्रकार का क्यूज हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा और सभी का तैयारी एकदम ढंग से हो जाएगा और एग्जाम आपका निश्चित हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है,
इसलिए आपको इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना है। तो मित्रों, महिलाओं के तानपुरे का जो प्रथम तार होता है वो आपको लोहा का बना होता है। किसका बना होता है? लोहा का। ठीक है मित्रों, फटाफट आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। फटाफट इस वीडियो को कंपलसरी शेयर करिए ताकि सभी लोग जुड़े। ठीक है। रूपक ताल में कितनी मात्राएं हैं? रूपक ताल में कितनी मात्राएं हैं? ए में आपका 7 है, बी में आपका 9 है, सी में आपका 2 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में है मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा? रूपक ताल में कितनी मात्राएं हैं? तो मित्रों आपको बताते चलें कि रूपक ताल में कुल 7 मात्रा होती है। मतलब ए वाला आंसर क्या है? सही है। एक चीज जरूर मित्रों बोलेंगे कि एग्जाम का समय बहुत कम है। ठीक है, हम लोग को तैयारी अधिक से अधिक करना है, इसलिए प्रतिदिन क्लास को जरूर ज्वाइन करें। और इतने सारे लोग मिलकर के आप लोग एक साथ कमेंट में आंसर दे रहे हैं क्यूज की तरह, एक ग्रुप की तरह, इसके लिए सभी को धन्यवाद। सभी का रिजल्ट हो जाएगा प्रतिदिन यदि आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तब। राग तत्व विबोध ग्रंथ किसने लिखा? राग तत्व विबोध ग्रंथ किसने लिखा? ए में आपका है लोचन साहब, बी में है सोमनाथ साहब, सी में पंडित श्रीनिवास, डी में है मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग तत्व विबोध ग्रंथ किसने लिखा? तो मित्रों राग तत्व विबोध ग्रंथ का जो मित्रों लेखक हैं, इसका आंसर आपको मित्रों कमेंट्स में देना भी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित श्रीनिवास साहब। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। राग तत्व विबोध ग्रंथ की रचना किसने किया? तो पंडित श्रीनिवास साहब। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कौन सा स्वर तीव्र भी होता है? कौन सा स्वर तीव्र भी होता है? ए में आपका मित्रों प है, बी में आपका सा है, सी में आपका म है, और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि कौन सा स्वर तीव्र भी होता है? तो मित्रों आपको बताते चलें कि म जो है आपको तीव्र स्वर के अंतर्गत आता है, इस वजह से खड़ा डंडे लग जाता है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर मित्रों क्या हो गया? सी हो गया। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। राग में न लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? राग में न लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? ए में आपका मित्रों वादी, बी में वर्ज है, सी में विवादी, और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग में न लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? तो मित्रों आपको बताते चलें कि राग में जिस स्वर का प्रयोग नहीं होता है, नहीं लगता, उसको वर्ज्य स्वर बोलते हैं। ठीक है मित्रों, आप लोग इसी तरीका से कमेंट्स में आंसर देते रहिए। सभी को धन्यवाद जो इतने सारे बच्चे एक साथ मिलकर के आप लोग कमेंट्स में आंसर दे रहे हैं। निश्चित आप लोग को सफलता मिलेगा। मित्रों इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में फटाफट शेयर कर दिया कीजिए, और सभी को बोलिए कि 8 बजे आपको क्लास ज्वाइन करना है तो करना है। सभी लोग को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाइए, एकदम निश्चित आपका रिजल्ट होगा। कौन सा स्वर किसी राग में विवादी नहीं हो सकता है? ए में आपका षडज, बी में तीव्र मध्यम, सी में शुद्ध मध्यम, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर होगा कि कौन सा स्वर किसी राग में विवादी नहीं हो सकता है? तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा ये पल षडज। षडज जो है कभी भी विवादी स्वर के अंतर्गत नहीं आता। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत में कितने ठाठ माने गए हैं? बताइए। लगता है कि हम हजारों मर्तबा बता चुके हैं कि संगीत में कितने ठाठ माने गए। मित्रों आपको बताते चलें कि उत्तरी संगीत में 10 ठाठ हैं और दक्षिणी संगीत में आपका 19 ठाठ है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर संगीत में कितने ठाठ माने गए, तो उत्तरी संगीत की ज्यादा महत्व मित्रों दिया जाता है। प्लस में ये भी आप समझिए कि 19 ऑप्शन में है भी नहीं, तो आपको सिंपल सा क्या टिक आउट कर देना है 10। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही कि संगीत में कितने ठाठ है, तो संगीत में 10 ठाठ है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 26 है मित्रों कि दक्षिणी संगीत में कितने मेल या ठाठ माने जाते हैं। देखिए तुरंत आ गया क्वेश्चन। अब समझ सकते हैं कि एग्जाम में कितना इजी तरीका से प्रश्न पूछता है कि हम दोनों को दोनों तुरंत डिटेल से बता दिए। वहां पर जो मित्रों प्रश्न था इसके पहले आपका देखिए प्रश्न था कि संगीत में कितने ठाठ है, तो 10 ठाठ 10 या 19 है। ठाठ जो है 10 या 19 है, तो 10 तो यहाँ जब क्लियर हो गया तो उत्तरी संगीत क्लियर हो गया।
इसका मतलब ये हो गया मित्रों कि दक्षिणी संगीत बच गया। तो 10 और 19 जब हम बताएं तो 10 जब वहां आंसर आएगा तो यहाँ क्या बच गया, 19 है। इस प्रकार आंसर ए, अर्थात दक्षिणी संगीत में कितने मेल या थाट माने जाते हैं, तो 19 माने जाते हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, वेंकटमुखी ने कौन से पद्धति की रचना की है? वेंकटमुखी ने कौन से पद्धति की रचना की है? ए में आपका मित्रों मेल है, बी में आपका राग है, सी में आपका स्वर है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि पंडित वेंकटमुखी ने कौन से पद्धति की रचना की है? तो मित्रों आपको बताते चले कि पंडित वेंकटमुखी ने मेल की रचना की है। किसकी रचना की है? मेल मतलब थाट। मेल मतलब क्या? थाट। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि दक्षिणी संगीत पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी संगीत पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? ए में आपका मित्रों हिंदुस्तानी संगीत, बी में आसामी, सी में कर्नाटक, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में अति आवश्यक है देना। और इतने सारे बच्चे एक साथ कमेंट्स में आंसर दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट वीडियो को शेयर क्या कर दीजिए ताकि सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी संगीत को जो है से कर्नाटक संगीत के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, नाट्य शास्त्र में वृंदवादन के लिए संज्ञा है? नाट्य शास्त्र में वृंदवादन के लिए संज्ञा है। ए में आपका मित्रों है भूपत, बी में है गावत, सी में है तुपत, और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है मित्रों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि नाट्य शास्त्र में वृंदवादन के लिए संज्ञा है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ई क्या है, सही है। इस प्रश्न का मित्रों आपको कमेंट्स में आंसर देना है। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि वैदिक काल में स्वर के लिए संज्ञा थी। वैदिक काल में स्वर के लिए संज्ञा थी। ए में आपका है यम, बी में है नियम, सी में है व्यम, और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों और क्या आंसर होगा? वैदिक काल में स्वर के लिए संज्ञा थी। तो मित्रों आपको बताते चले कि वैदिक काल में जो स्वर के लिए संज्ञा थी यम था। क्या था? यम। आप पिक्चर भी देखे होंगे, यम है हम, ठीक है, या हम है यम। इसीलिए कुछ पिक्चर है, कादर खान साहब उसमें जो है बहुत अच्छा रोल निभाए हैं। तो वैदिक काल में स्वर के लिए संज्ञा थी तो यम। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। गमक के कितने भेद हैं? बताइए जल्दी फटाफट कमेंट्स में आंसर बताया कीजिए कि गमक के कितने भेद हैं। ठीक है, ए में आपका 13 है, बी में 15 है, सी में 16 है, डी में आपका मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी के सभी प्रश्न मित्रों हम एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न लाए हैं, इसीलिए आपको अंतिम समय तक क्लास को जरूर ज्वाइन किए हुए रहना है ताकि आपको पता चल सकेगा एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर आपका मित्रों हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि 15 गमक के भेद होते हैं। कितने होते हैं? 15, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि तीन ताल में कितने विभाग होते हैं? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि तीन ताल में कितने विभाग होते हैं। तो ए में आपका 6 है, बी में आपका 4 है, सी में 5 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि तीन ताल में कितने विभाग होते हैं? तो मित्रों आपको बताते चलें कि तीन ताल में जो मित्रों होते हैं 4 विभाग होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि 10 मात्रा की ताल कौन सी है? 10 मात्रा की ताल कौन सी है? ए में आपका मित्रों तिबरा है, बी में एक ताल है, सी में झप ताल है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि 10 मात्रा की ताल कौन सी है? तो मित्रों आपको बताते चलें कि 10 मात्रा की ताल जो है झपताल को बोला जाता है, अर्थात झपताल में कितनी मात्रा होती है? 10 मात्रा होती है। इस प्रकार मित्रों इसका आंसर सी क्या हो गया, सही हो गया। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ख्याल गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? ख्याल गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? तो ए में आपका तिबरा, बी में एक ताल, सी में झप ताल, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा
कि ख्याल गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। तो मित्रों आपको बताते चले कि ख्याल गायन के साथ जो है एक ताल का प्रयोग होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी मित्रों क्या है, सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है, सही है कि ख्याल गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। तो मित्रों ख्याल गायन के साथ जो है आपको एक ताल का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है मित्रों कि जाति गायन का प्रचार किनके काल में था। जाति गायन का प्रचार किनके काल में था। जैसे संगीतज्ञों का मित्रों के बारे में बताना है कि जाति गायन का प्रचार किनके काल में था। ए में आपका भरत साहब है, बी में मतंग साहब है, सी में लोचन साहब है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि जाति गान का प्रचार किनके काल में था। तो मित्रों आपको बताते चले कि जाति गान का जो मित्रों प्रचार था, इसका आंसर आपको हो जाएगा मित्रों भरत साहब। मतलब एप्पल आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि कोमल स्वर किसे कहते हैं। बताइए, उसमें बताया थे कि तीव्र स्वर, तीव्र स्वर उसको बोले थे जो उतार चढ़ाव जिसमें होते रहता है उसको तीव्र स्वर बोलते हैं। तो यहाँ पर मित्रों कोमल स्वर किसको बोलते हैं आपको बताना है। ये मैं आपको कहा कि जब कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था मतलब निश्चित स्थान से ऊंचा होता है। बी में मित्रों जब कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था निश्चित के बराबर होता है। सी में मित्रों जब कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था मतलब से नीचे होता है। और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। बच्चों सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। इस प्रश्न का मित्रों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब जब कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था से नीचे होता है उसको कोमल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोमल स्वर। और जब कोई स्वर अपने शुद्ध अवस्था से ऊपर की ओर होता है उसको तीव्र स्वर कहते हैं। है ना सोचने प्रश्न दोनों आपको बता दिए कि जब कोई स्वर अपने शुद्ध अवस्था से नीचे की ओर रहेगा उसको कोमल स्वर। ठीक है, ऐसे दिख रहा तो एक कोमल स्वर हो गया। ठीक है, नी तो एक कोमल स्वर हो गया। अब तीव्र स्वर किसको बोलेगा, माँ इसे लिखकर तीव्र स्वर हो गया है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको क्या होगा, सी नंबर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों हम लोग। राग यमन के वादी संवादी स्वर को बताएं। राग यमन के वादी संवादी स्वर को बताएं। तो मित्रों ए में जो आपका ऑप्शन है ग और नी, मतलब राग यमन का वादी स्वर जैसे ग है और संवादी स्वर नी है। और बी में मित्रों म और सा, सी में सा और प, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा कि राग यमन के वादी संवादी स्वर को बताएं। तो मित्रों आपको बताते चले कि राग यमन के वादी संवादी स्वर जो है ग और नी है। ग और नी है मतलब एप्पल आंसर मित्रों आपका आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि बड़े गुलाम अली किस घराने के प्रतिनिधित्व थे। मतलब बड़े गुलाम अली का संबंध जो है किस घराने से संबंध रखते थे मित्रों। ए में आपका आगरा घराना, बी में है पटियाला घराना, सी में है दिल्ली घराना, डी में आपका मित्रों है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बड़े गुलाम अली किस घराने के प्रतिनिधित्व करते थे। तो मित्रों आपको बताते चले कि बड़े गुलाम अली जैसे पटियाला घराना के प्रतिनिधित्व थे। मतलब बड़े गुलाम अली का संबंध किस घराने से है, तो पटियाला घराना से। अगला प्रश्न मित्रों कि कौन सा दो स्वर किसी भी राग में एक साथ वर्जित नहीं होते हैं। बच्चों आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट्स में बारीकी से देना है। हम कुछ समय प्रत्येक प्रश्न में इसीलिए छोड़ देते हैं ताकि अब अधिक से अधिक आंसर दे सकें। कौन सा दो स्वर किसी भी राग में एक साथ वर्जित नहीं होते हैं। तो मित्रों ए में आपका मित्रों जो ऑप्शन है प और धा, बी में आपका मित्रों ऑप्शन है म और प, सी में मित्रों सा और प, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि कौन से दो स्वर किसी भी राग में एक साथ वर्जित नहीं होते हैं। तो मित्रों 39 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा म और प, मतलब ऑप्शन में बी क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों विपंची किस वाद से जुड़ा हुआ है। मतलब विपंची जैसे किस वाद का प्रकार है। ए में आपका बीना है, बी में सरोद है, सी में सितार है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि विपंची किस वाद से जुड़ा हुआ है। तो मित्रों विपंची जो है बीना वाद से जुड़ा हुआ, मतलब एप्पल आंसर मित्रों क्या हो जाएगा, सही।
ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल। ठीक है, एप्पल आंसर मित्रों क्या इसका है, सत्य है कि विपंचीक किस बात से जुड़ा हुआ, तो बीना से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत, चित्रकला तथा कायम, ठीक है, में निम्नलिखित में से कौन सा समान है। संगीत, चित्रकला तथा कायम, सॉरी गायन यहाँ पर होगा, गायन। ठीक है, संगीत, चित्रकला तथा गायन में निम्नलिखित में से कौन सा समान है। लय, रंग, शब्द, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, शब्द है। ठीक है, संगीत, चित्रकला तथा गायन सब एक आपस में एक प्रकार का क्या है, शब्द है। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न मित्रों कि तानसेन की गायकी का नाम है, मतलब तानसेन का संबंध किस गायकी से था। तो ए में आपका मित्रों टप्पा है जो गुलाम मियां नबी सौरी है, बी में मित्रों आपका ध्रुपद है, सी में ठुमरी है जिनका संबंध गिरजा देवी से है, और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आंसर आपका छट गया। तानसेन की गायकी का नाम क्या था, तो ध्रुपद था, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया सही। ये नंबर टप्पा है गुलाम मियां नबी सौरी हो जाएगा, बी में आपको तानसेन, और सी में ठुमरी गिरजा देवी, और उपयुक्त में से एक से अधिक तो होगा नहीं। इस प्रकार मित्रों आंसर क्या हो गया, ध्रुपद। तानसेन का संबंध किस गायकी से था, तो ध्रुपद से था। अगला प्रश्न मित्रों गंधार का संवादी स्वर है, गंधार का संवादी स्वर है। ए में आपका मित्रों म है, बी में आपका प है, सी में ध है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि गंधार का संवादी स्वर है। तो मित्रों गंधार का संवादी स्वर उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें से होगा। मित्रों आपको कमेंट्स में बताना है कि गंधार का संवादी स्वर कौन होता है। तो अगला प्रश्न मित्रों मेलोडी का क्या अर्थ है, मेलोडी का क्या अर्थ है। ए में आपका मित्रों क्रमिक स्वरों का वादन, बी में संवाद स्वरों का एक साथ वादन, सी में मित्रों ऑर्केस्ट्रा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि मेलोडी का क्या अर्थ है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि मेलोडी का जो मित्रों अर्थ होता है क्रमिक स्वरों का वादन, क्रमिक स्वरों का वादन, मतलब ए वाला आपका आंसर क्या है, सही है। मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं। यदि आप संगीत से तैयारी कर रहे हो, यदि इस प्रश्न का आंसर नहीं याद है तो समझ लो बच्चों कि आपका भविष्य सही नहीं है। तो बताइए संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं। तो ए में आपका 5 है, बी में 6 है, सी में 7 है, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं, सो उपयुक्त में से एक से अधिक, और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं। तो मित्रों आपको बताते चलें कि संगीत रत्नाकर में कुल जो 7 अध्याय है, जिसके कारण इसको जो सप्त अध्यायी के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने स्टडी ग्रुप में जरूर भेजें ताकि सभी लोग एक साथ जुड़ें। आपका कर्तव्य बनता है कि इसको हम अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में भेजें, अधिक से अधिक लोगों को देखने के लिए भेजें, ताकि सभी लोग सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे क्लास को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा और एक ग्रुप की तरह हो जाएगा। तो मित्रों प्रश्न है कि दक्षिणी संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहा गया है। ए में आपका है शुद्धा, बी में है कनलागी, बी में आभोगी, सी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि दक्षिणी संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहा गया है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि दक्षिणी संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को जो मित्रों आपको बोला गया है कनलांगी बोला गया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्न में से किस राग में वक्र स्वर लगते हैं। बताइए फटाफट आंसर बताया कीजिए कि निम्न में से किस राग में वक्र स्वर लगते हैं। ए में आपका मित्रों तिलक कामोद, बी में है भैरव, सी में है भैरवी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि निम्न में से किस राग में वक्र स्वर लगते हैं। तो मित्रों आपको बताते चलें कि तिलक कामोद में वक्र स्वर का प्रयोग होता है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि निम्न में से कौन सा स्वर युग्म किसी भी राग का वादी संवादी नहीं हो सकता है। निम्न में से कौन सा स्वर
युग्म किसी भी राग का वादी संवादी नहीं हो सकता है। तो ए में आपका मित्रों म और स है। बी में आपका मित्रों ऑप्शन है ग और ध, ये भी गलत है। सी में मित्रों ग और नी भी गलत है। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक भी गलत हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ई। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, ताल में कितने प्रकार के अंग होते हैं? ताल में कितने प्रकार के अंग होते हैं? ए में आपका मित्रों 6 प्रकार, बी में 2 प्रकार, सी में 7 प्रकार और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और यू में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि ताल में कितने प्रकार के अंग होते हैं? तो मित्रों आपको बताते चलें कि ताल में जो है मित्रों 6 प्रकार के अंग होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। इस प्रकार एप्पल आंसर मित्रों क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्रों चलेंगे हम लोग। एक चीज आपको जरूर बोलेंगे कि एग्जाम बहुत नजदीक आ गया, आता आप जैसे इस नंबर पर मित्रों पेमेंट कर करके, ठीक है, 199 रुपये पेमेंट करना है, 199 रुपीज मित्रों। संपूर्ण पीडीएफ और नोट कॉपी तथा संपूर्ण वीडियो का क्लास विथ डिस्क्रिप्शन मित्रों आप खरीद लीजिए, ताकि आपका रिजल्ट निश्चित हो जाएगा। या आप स्टेट या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अति आवश्यक है। तो मित्रों प्रश्न है कि भारत खंडे जी ने ठाटों की संख्या कितनी मानी है? बताइए फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए कि भारत खंडे जी ने ठाटों की संख्या कितनी मानी है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि देखिए इसी एग्जाम में, इसी प्रश्न में आपको ठाट से रिलेटेड 3 प्रश्न खड़ा हो गया और तीनों का आंसर सेम आ रहा है। भारत खंडे जी ने ठाटों की संख्या कितनी मानी है? 12 तो हो नहीं सकता है, 10 सही आपका है, सी 17 भी नहीं हो सकता है, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत खंडे जी ने ठाटों की कुल संख्या कितनी मानी है? तो 10 मानी है, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा संधि प्रकाश राग है? बताइए। ए में आपका भैरव, बी में बिलावल, सी में देशकर, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि प्रकाश राग है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि आपको जो है भैरव जो है से संधि प्रकाश राग है, मतलब ए पर आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रकार मित्रों हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 पर चलेंगे कि पंडित सारंग देव कृति संगीत रत्नाकर में वाद्यों को मुख्य कितने भागों में विभाजित किया गया है? ठीक है मित्रों, पंडित सारंग देवकृति संगीत रत्नाकर में वाद्यों को मुख्य कितने भागों में विभाजित किया गया है? मित्रों इस प्रश्न का भी आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। ए में आपका 4 है, बी में 30 है, सी में 5 है, डी में मित्रों आपका ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा? तो मित्रों इस प्रश्न का जो मित्रों आंसर आप कमेंट्स में दे रहे हैं, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीका से आप लोगों को फटाफट कमेंट्स में आंसर देना है। जैसे हम क्वेश्चन स्क्रीन पर लाए हैं, अब तुरंत फट से पढ़ करके क्वेश्चन ऑप्शन देना क्या कर दीजिए, आंसर देना शुरू कर दीजिए। तो मित्रों आंसर एप्पल, मतलब 4 आंसर आप लोग सभी का आंसर सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इनमें से सुशीरवाद कौन सा है? हम लोग जानेंगे कि सुशीरवाद किसको बोलते हैं। वैसा वाद्य जिसको एयर के माध्यम से बजाया जाता है, मतलब जब तक उसमें एयर का प्रयोग नहीं किया जाए तब तक उसको बजाना संभव नहीं, उसको सुशीरवाद बोलते हैं। तो मित्रों सुशीरवाद ए में तबला, बी में हारमोनियम, सी में गिटार, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि इनमें से सुशीरवाद कौन सा है? तो मित्रों हारमोनियम जो है आपका सुशीरवाद है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि प्राचीन काल में राग के कितने लक्षण माने गए हैं? प्राचीन काल में राग के कितने लक्षण माने गए हैं? ए में आपका मित्रों 4 है, बी में 6 है, सी में मित्रों 10 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि प्राचीन काल में राग के कितने लक्षण माने गए हैं? तो मित्रों आपको बताते चलें कि प्राचीन काल में जो मित्रों राग के लक्षण माने गए हैं वो आपको 10 माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 10 माने गए। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग 55 नंबर प्रश्न पर चलेंगे कि मध्य सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है? मध्य सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है? ये में आपका है मित्रों
छठी, बी में है कंठ, सी में है हाथ और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि मध्य सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है। तो मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में इसी तरीका से आंसर देते रहिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कंठ, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। इनमें से लय के प्रकारों का नाम बताइए, मतलब इनमें से लय कौन है बताइए। ठीक है, कुल लय कितने हैं, 3 है। तो तीनों लय का मित्रों यहाँ पर ऑप्शन दिया कि इनमें से लय के प्रकार का नाम बताइए। तो मित्रों बताइए इसमें से कौन ऑप्शन सही है। मध्य, तार और मंद्र एकदम गलत है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग मध्य, द्रुत तथा विलंबित, सी में मध्य, तार तथा विलंबित, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, लय 3 प्रकार का हम बता चुके हैं, तीनों कौन कौन है, तो मध्य लय, द्रुत लय तथा विलंबित लय। इस प्रकार आंसर क्या हो गया, बी नंबर। बी नंबर आंसर मित्रों आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, लय कितने प्रकार के होते हैं, देखिए यहाँ पे पूछ ही दिया। एग्जाम में देखिए इस तरीका से प्रश्न देता है कि यदि आप बारीकी से माइंड कॉन्स्टेंट करके यदि एग्जाम देते ना तो आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को बना करके ला सकते हैं। लय कितने प्रकार के होते हैं, ए में आपका 2 है, बी में 5 है, सी में 3 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों कि लय कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों आपको बताते चलें कि लय आपको जैसे 3 प्रकार के होते हैं। हम तुरंत इसके पहले वाला प्रश्न में बता भी दिए थे। अगला प्रश्न मित्रों, हार्मनी डॉट 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 पर आधारित है, कार्ड पर कि छंद पर कि सप्तक पर कि डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि हार्मनी डॉट 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 किस पर आधारित है। तो मित्रों आपको बताते चले कि हार्मनी जो है कार्ड पर आधारित है। किस पर आधारित है, कार्ड पर, मतलब एप्पल आंसर मित्रों आपका क्या आंसर है, सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों कि मूल स्वरों की कितनी संख्या है, मूल स्वरों की कितनी संख्या है। तो ए में आपका मित्रों ऑप्शन हो जाएगा, ए में है मित्रों आपका 2, बी में है 7, सी में है 3 और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि मूल स्वरों की कितनी संख्या है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि मूल स्वरों की संख्या आपको कमेंट्स में जरूर बताना है। यदि इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते तो बहुत दुख की बात है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो मित्रों मूल स्वरों की संख्या कितनी मानी गया है, 7 माना गया है, मतलब ऑप्शन में बी आपका क्या है, सही है। कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 12 है, परंतु मूल स्वरों की संख्या मित्रों कितना मानते हैं, 7 है। ठीक है, मतलब ऑप्शन में बी क्या है मित्रों, सही है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, जिन रागों के नाम थाटों को दिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं। जिन रागों के नाम थाटों को दिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं। ए में आपका मित्रों आश्रय राग है, बी में वादी राग है, सी में संवादी राग है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। आप समझ सकते कि कितना इजी प्रश्न पूछता है। यदि आप थोड़ा सा यदि आप हमारे साथ प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं प्रतिदिन, तो मित्रों आपको निश्चित जैसे म्यूजिक का प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है। तो जिन रागों में के नाम थाटों को दिए गए उन्हें क्या कहते हैं। तो मित्रों उन्हें बोला जाता है आश्रय राग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आश्रय राग, मतलब एप्पल आंसर क्या है, सही है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, किस स्वर की 2 श्रुतियां होती है। किस स्वर की 2 श्रुतियां होती है। ए में मित्रों आपको ग है, ग मतलब गंधार, सी में रे है, सॉरी बी में रे है और सी में सा है और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस स्वर की 2 श्रुतियां होती है मित्रों, तो गंधार का होता है, मतलब एप्पल आंसर क्या है, सही है, ग। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि रविंद्र संगीत देश के किस भाग में स्थित है। रविंद्र संगीत देश के किस भाग में स्थित है। तो ए में मित्रों आपका उत्तर है, बी में आपका दक्षिण है, सी में आपका पश्चिम है और डी में मित्रों आपका जो है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आपको दिमाग लगाना है कि रविंद्र संगीत जो है मित्रों पश्चिम बंगाल से संबंधित है। आपको खुद दिमाग लगाना है कि पश्चिम बंगाल जैसे भारत की किस दिशा में पड़ता है। तो मित्रों रविंद्र संगीत जैसे पश्चिम मतलब सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि ध्यान दीजिएगा मित्रों
कि नाट्य शास्त्र निम्न में से किसकी रचना है? नाट्य शास्त्र निम्न में से किसकी रचना? ए में आपका भरत मुनि, बी में है कुमारिल, सी में है जैमिनी, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि नाट्य शास्त्र निम्न में से किसकी रचना है? तो नाट्य शास्त्र मित्रों रचना है भरत मुनि का है। ए फल आंसर मित्रों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सा एक आलाप का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा एक आलाप का प्रकार नहीं है? तो ए में मित्रों आपका ऑप्शन है मेलापक, बी में है रूप लालाप, सी में मित्रों अल्पित गान, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताइए क्या आंसर होगा कि निम्न में से कौन सा एक आलाप का प्रकार नहीं है? तो मित्रों आपको बताते चलें कि मेलापक जो है आलाप का प्रकार नहीं है। मेलापक जैसे आलाप का प्रकार नहीं है। इस प्रकार मित्रों इसका आंसर क्या हो गया? एप्पल। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। पंडित वेंकटमुखी के अनुसार रागों की कुल कितनी जातियां हो सकती है? पंडित वेंकटमुखी के अनुसार रागों की कुल कितनी जातियां हो सकती है? ए में मित्रों आपका 4 है, बी में 6 है, सी में 9 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पंडित वेंकटमुखी के अनुसार रागों की कुल कितनी जातियां हो सकती है? तो कुल जातियां मित्रों 9 हो सकती है। एप्पल सॉरी आपका कैट आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। औड़ो जाति का राग कौन सा है? आपको मित्रों बताते चलें कि जिस जाति में 5 स्वर का प्रयोग होता है उसी को हम औड़ो जाति कहते हैं। जिस स्वर में 6 स्वर का प्रयोग होता है, ठीक है, जिस जाति में 6 स्वरों का प्रयोग होता है उसको साडव कहते हैं, और जिस जाति में तो 7 स्वरों का प्रयोग होता है उसको संपूर्ण कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न मित्रों कि औड़ो जाति का राग कौन सा है? ए में आपका भूपाली है, बी में खमाज है, सी में देश है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताइए फर्स्ट आंसर, क्योंकि आपको आंसर इस प्रश्न का देना अति आवश्यक है क्योंकि डिस्क्रिप्शन हम बता चुके हैं। ठीक है, तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा भूपाली। क्या हो जाएगा? भूपाली कहने का मतलब है कि एप्पल आपका आंसर मित्रों क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों अति महत्वपूर्ण है कि सितार में अनुनाद के लिए किन तारों का प्रयोग होता है? सितार में अनुनाद के लिए किन तारों का प्रयोग होता है? तो मित्रों आपको बताते चलें कि बाज का तार गलत है, जोड़ी का तार गलत है, मित्रों चिंकारी का तार भी आपका गलत है, उपयुक्त में से सभी भी क्या हो जाएगा? गलत ही हो जाएगा, अर्थात ई नंबर आपका आंसर सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मध्य सा तार तक स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं? मध्य सा से तार तक स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं? मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। ए में आपका अवरोह है, बी में पकड़ है, सी में आरोह है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों मध्य सा से तार तक स्वर को चढ़ते हुए क्रम को आरोह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आरोह। आरोह कहने का मतलब है मित्रों कि ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। मित्रों एक चीज जरूर बोलेंगे कि यदि सफल होना है तो इस वीडियो को आप अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग बढ़ सके। तो मित्रों इंचलंकर जी कर किसके गुरु थे? भारत खंडे साहब गलत है, स्वाई गंधारो भी गलत है, विनायक राव पटवर्धन गलत है, उपयुक्त में से एक से अधिक भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या है मित्रों? सही है। ठीक है, तो प्रश्न आता है कि इंचलंकर जी कर किसके गुरु थे? तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब के थे। आपको लिख देते हैं शॉर्ट में, पलुस्कर साहब के गुरु थे। इंचलंकर जी कर किनके गुरु थे? तो पंडित पलुस्कर साहब जी के गुरु थे, जो कि पलुस्कर साहब ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन से जोड़े की तालें मात्राओं की दृष्टि से मेल है? बच्चों आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में जरूर देना है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में कौन से जोड़े की तालें मात्राओं की दृष्टि से मेल है?
ए में है मित्रों आपका रूपक तिवरा, बी में है लक्ष्मी गणेश, सी में है धमार दीपचंदी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि निम्न में कौन से जोड़े की ताले मात्राओं की दृष्टि से मेल है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा, आपको कमेंट्स में इसी तरीका से आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा, एक से अधिक कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या क्या होगा। तो मित्रों ए और सी, ए और सी क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार ए और सी दो ठो मित्रों यदि इसका ऑप्शन निकल रहा है तो इसका आंसर क्या दे देंगे हम लोग, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। आश्रय राग कितने माने गए हैं, आश्रय राग कितने माने गए हैं। ए में मित्रों आपको ऑप्शन 14 है, बी में 17 है, सी में 10 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि आश्रय राग कितने माने गए हैं। तो मित्रों आपको बताते चलें कि आश्रय राग जो मित्रों माने गए हैं 10 माने गए हैं। कितने माने गए हैं, 10 माने गए हैं। मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों क्या है, सही। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत में कौन सी मुख्य दो स्वर लिपि पद्धतियां हैं। हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत में कौन सी मुख्य दो स्वर लिपि पद्धतियां हैं। ए में आपका है मित्रों भरत विष्णु दिगंबर साहब, बी में भरत खंडे सारंग देव साहब, सी में भारत खंडे भरत साहब, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और मित्रों ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो मित्रों इसका रियल आंसर है कि ध्यान दीजिएगा कि पंडित भारत खंडे साहब तथा विष्णु दिगंबर साहब। हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत में कौन सी मुख्य दो स्वर लिपियां पद्धतियां हैं। तो मित्रों दो ही मुख्य है, भारत खंडे साहब और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, जो कि इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं। इसका आंसर क्या दे देंगे, ई। अगले प्रश्न को चलेंगे मित्रों। गमक किसे कहते हैं, बताइए गमक किसे कहते हैं। ए में आपका ऑप्शन है स्वर संवाद को गमक कहते हैं। ठीक है, बी में जो मित्रों आपका ऑप्शन है नियमित आंदोलन वाली संख्या को गमक कहते हैं। सी में मित्रों स्वरों का ऐसा कंपन जो सुनने वाले को चित्त को सुखदाई हो। ठीक है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि गमक किसे कहते हैं। तो गमक की कुल संख्या हम कितना बताए हैं, 15 बताए मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहने का मतलब है कि स्वरों का ऐसा कंपन जो सुनने वालों को चित्त को सुखदाई हो, मतलब मन को सुखदाई हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, गमक बोलते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि विकृति स्वर कितने हैं, बताइए। अभी हम तुरंत थोड़ा देर पहले बता चुके थे कि विकृति स्वर किसको बोलते हैं, वैसा स्वर जो अपने रियल स्थान से ऊपर या नीचे स्थान बदलते रहता, ऊपर नीचे करते रहता, उसको विकृति स्वर बोलते हैं। विकृति स्वर की कुल संख्या कितनी मानी गई है, तो 5 मानी गई है। ठीक है मित्रों, ए में आपका 4 है, बी में 5 है, सी में 3 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर बी सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग 75 नंबर प्रश्न पर चलेंगे कि अचल स्वर किसे कहा गया है। अचल स्वर किसे कहा गया है। ए में आपका मित्रों सा और म को, बी में सा और प को, सी में सा और नी को और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि अचल स्वर किसे कहा गया है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि अचल स्वर जो मित्रों कहा गया है सा और प को, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका क्या है, सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, एक मात्रा में जब दो मात्राओं का भाग होता है उसे कहते हैं। एक मात्रा में जब दो मात्राओं का भाग होता है उसे कहते हैं एक गुण, बी में द्विगुण, सी में मित्रों त्रिगुण और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आपको बताते चलें कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा उसको द्विगुण बोलते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों क्या है, सही है। एक मात्रा में जब दो मात्राओं का भाग होता है उसे द्विगुण बोला जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि विकृति स्वर कितने हैं, बताइए। पुनः प्रश्न रिपीट किया हुआ है कि विकृति स्वर कितने हैं मित्रों। आप कमेंट्स में तुरंत बताइए कि विकृति स्वरों की संख्या कितनी है। तो विकृति स्वरों की संख्या मित्रों कितनी है, 5 बताई गई है। अगला प्रश्न मित्रों
कि ग्वालियर घराना के जन्मदाता कौन है, बताइए। एकदम बहुत ही इजी प्रश्न है, एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है और फिर पूछने की उम्मीद भी है कि ग्वालियर घराना के जन्मदाता कौन है। तो मित्रों आपको बताते चले कि ग्वालियर घराना के जो जन्मदाता है मित्रों, ए में पीर बख्श, बी में कादिर बख्श, सी में नत्थन पीर बख्श, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा कि ग्वालियर घराना के जन्मदाता कौन है, तो ग्वालियर घराना के जन्मदाता है मित्रों पीर बख्श साहब, मतलब नत्थन पीर बख्श साहब। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार मित्रों हम लोग 29 नंबर प्रश्न पर चलेंगे कि दाहिने तबले पर लकड़ी के 8 गोले टुकड़े होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि दाहिने तबले पर लकड़ी के 8 गोले टुकड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ए में गट्टा, बी में स्याही, बी में सी में बद्ध और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों, उसको गट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गट्टा। मतलब एप्पल आंसर क्या है, सही है कि दाहिने तबले पर लकड़ी के 8 गोले टुकड़े होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, तो गट्टा बोला जाता है मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि हिंदुस्तान के जाने माने सितार वादक का नाम क्या है। हिंदुस्तान के जाने माने सितार वादक का नाम क्या है। ए में आपका मित्रों है मैहर अलाउद्दीन खां, बी में मित्रों स्वर्गीय निखिल बनर्जी, सी में मित्रों पंडित रविशंकर और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि हिंदुस्तान के जाने माने सितार वादक का नाम इनमें से कौन है। तो मित्रों आपको बताते चले कि अलाउद्दीन खां सरोद बजाते हैं, निखिल बनर्जी सितार वादक हैं और पंडित रविशंकर भी सितार वादक हैं। इस प्रकार दोनों का दोनों सही है। ठीक है, दोनों का दोनों सही, मतलब ऑप्शन नंबर डी ने मित्रों हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है मित्रों, सॉरी। इसी प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। ठीक है, यदि मित्रों आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, लाइक कर लीजिए और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि पढ़ने का सबसे उत्तम तरीका है कि बहुत सारे बच्चे एक साथ मिलकर के यदि पढ़ना शुरू कर दीजिएगा तो निश्चित है कि आपका रिजल्ट होगा तो होगा। उसके लिए हम आपको तैयार हैं। इसीलिए मित्रों प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों एक साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं और ऑन द टाइम पर स्टार्ट करते हैं, ताकि सभी बच्चे एक साथ जुड़ जाएं। सभी बच्चों को जोड़ने के लिए मित्रों इस वीडियो को आप एक साथ जरूर अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें और उन्हें सूचित करें कि सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों जरूर क्लास को ज्वाइन करना है। मित्रों सभी बच्चे एक ही साथ है। इसी तरीका से कमेंट्स में आप लोग आंसर दिए, इसके लिए सभी को धन्यवाद। ठीक है मित्रों, आपको एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए मित्रों पीडीएफ की अति आवश्यक है। ठीक है, नोट कॉपी और पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स की मित्रों अति आवश्यक है। अतः दिए हुए मित्रों इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करें और 199 रुपये मित्रों पेमेंट लग रहा है। पेमेंट करके मित्रों आप जैसे सारा संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स मित्रों आप जैसे खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। पूरा कोर्स आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जिससे कि रिजल्ट आपका निश्चित हो जाए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।